हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 हमारी चल रही है और आज हम करेंगे लेसन नंबर 7 हमारा देश भारत। फालतू कोई बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है और उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो ऊपर आपने देखा हिमालय का पर्वत, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहरा रहा है। नीचे महासागर है, ऊपर पर्वत है, साइड में सागर है और फिर बंगाल की खाड़ी है। तो भारत का क्षेत्रफल हम देखें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है वो 3200 किलोमीटर है। 3214 है ये एग्जैक्ट, तो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार है वो 2933 है। 2933 किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, अयस्मान पठारी सतह, तटीय भाग और द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं और वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी है वो 120 करोड़ को पार कर चुकी है और ये चीन के बाद दूसरा हमारा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो हम बात करते हैं प्रायद्वीप की। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप स्थल का वो भाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसको बोलते हैं हम प्रायद्वीप। उसके बाद बात करते हैं हम स्थिति की। भारत कौन से भारत की स्थिति कहाँ पे है? तो अगर मैप की बात की जाए तो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा है वो देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। हमारे 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल बीच से गुजरती है। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और ये राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है वो 8.4 डिग्री उत्तरी और 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। दक्षिण से उत्तर की अगर बात की जाए, उत्तर से दक्षिण, जैसे ये 3214 किलोमीटर वाला जो है इसका किलोमीटर में तो ये इतना है। और अक्षांशों की अगर बात की जाए तो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। और पश्चिम से पूर्व की अगर बात की जाए तो भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से और 37 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच में है। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच का समय का अंतर है वो लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री के ऊपर क्या होता है, स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। और आप पहले पढ़ भी चुके हैं कि 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया। क्वेश्चन बहुत बार आता है और यहाँ हम कन्फ्यूज होकर 0 डिग्री देशांतर लगा देते हैं। तो 32.30 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है, जहाँ से हमारा स्थानीय समय लिया गया है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक जैसा नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 टाइम जोन है और कनाडा में 6 मानक समय है। और क्या आपको पता है कि रूस में कितने हैं? तो रूस में 14 है। उसके बाद हम बात करते हैं राजनीति और प्रशासनिक विभाजन। तो राजनीति और प्रशासनिक विभाजन की दृष्टि से भारत है वो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी और राज्यों का मुख्य जो निर्माण है मुख्यतः वो भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा सबसे पहला राज्य बना था जिसका आधार जो भाषा के आधार पर बना था? तो अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका होने के कारण हिमालय है वो संतरी का कार्य करता है। हिम का मतलब बर्फ और आलय का मतलब घर, तो बर्फ का घर बोल सकते हैं आप हिमालय को। इसका मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे जो उत्तर श्रृंखला है हिमालय की उसको वृहत हिमालय या हिमाद्री बोल सकते हैं, जिसके अंदर बर्फ़ है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है
और मध्य हिमालय उसको हिमाचल बोल सकते हैं। ये हिमाद्री के दक्षिण में मतलब उसके जस्ट नीचे है। और बहुत सी लोकप्रिय पहाड़ी स्थान भी यहाँ स्थित है। और 5 पहाड़ी स्थानों के नाम बताइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में है, स्थित श्रृंखला है। शिवालिक फिर उससे भी नीचे है, हिमाचल से भी नीचे आता है, तो वो सबसे दक्षिण में है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों, जो मिट्टी जो लाती हैं नदियाँ अपने साथ डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो उस तरीके से निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं और यही कारण कि इन मैदानों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा अपने आप होगी, जहाँ रहने के लिए स्थितियाँ अनुकूल होंगी तो जनसंख्या अपने आप ही ज़्यादा होगी। जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं? नदियों के द्वारा लाई गई बहुत ही महीन मिट्टी होती है और नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। उसके बाद सहायक नदी कौन सी होती है? एक नदी है जिसके अंदर छोटी छोटी नदियाँ आसपास से आकर के मिल जाती हैं और अपने जल को उसके अंदर विसर्जित करती हैं, उसको बोलते हैं सहायक नदियाँ। उसके बाद बात आती है भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है। थार का मरुस्थल है, वो राजस्थान के अंदर है और यह शुष्क, गर्म और रेतीला है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति है वो त्रिभुजाकार है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण के अंदर है प्रायद्वीपीय पठार, तो इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है जो दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक फैली हुई है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा जो एमपी के आसपास है, बिल्कुल मध्य के अंदर है, भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखला से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है और जो कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। मैंने बंगाल की खाड़ी बोल दिया गलती से। इस पठार के पश्चिमी घाट या सह्याद्री बोल सकते हैं आप इसको, और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार है वो एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में से टूटा हुआ और असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता मिलती है। तो पठारों में क्या मिलता है? लौह अयस्क और खनिज मिलते हैं और पर्वतों के अंदर हिमाद्री जैसी बर्फ के घर मिलते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान है वो काफ़ी संकरे हैं और पूर्वी तटीय मैदान है वो चौड़े हैं। यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे पूर्व की साइड महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। पश्चिम की ओर से बहती हुई आती है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और वो उधर से आती है और पश्चिम की साइड जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती, 2 नदियाँ। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। और बंगाल की खाड़ी में क्या होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर एक सुंदरवन डेल्टा स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं द्वीप समूह की। भारत के अंदर 2 द्वीप समूह है। एक लक्षद्वीप द्वीप समूह जो अरब सागर में है, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? और समाचार पत्रों और लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो अंडमान निकोबार की साइड आई थी, तो वहाँ प्रभावित हुआ था। और किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है, समुद्र के अंदर आने वाली लहर है, जो किसकी वजह से उत्पन्न होती है? भूकंप के कारण। समुद्र तल के ऊपर जब भूकंप आ जाता है तो समुद्र में लहरें उठती है और पानी है वो बाहर निकल जाता है बहुत ज़्यादा तेज़ गति से, बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड के साथ, और वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो सुनामी समुद्र के अंदर आने वाली एक बहुत बड़ी विशाल लहर या तरंग बोल सकते हैं, जो समुद्र तल के ऊपर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो ये था हमारा एक छोटा सा लेसन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमने पढ़ी है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसके अंदर हर चीज़ आपको बहुत ध्यान से एक बार पढ़ लेनी है। और क्या आप जानते हैं कि परवाल क्या होते हैं? परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पोलिप कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है पोलिप किसे कहते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं पता परवाल को पोलिप कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं, काई वगैरह आपने देखी होगी बड़ी बड़ी पानी वाली जगह के ऊपर, जब जीवित पोलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर हो जाती है और ये बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊँचे हो जाते हैं और इस प्रकार परवाल द्वीप का निर्माण करते हैं। तो लक्षद्वीप भी एक टाइप का परवाल द्वीप है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। और इस डेल्टा की आकृति है वो त्रिभुज आकार की। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। और मुहाना किसको कहते हैं? जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। तो उस जगह के ऊपर जाकर के ये डेल्टा बन जाता है। तो अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन।
छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? उनके नाम लिखिए। पर्वत, पठार और तटीय मैदान और मैदानी भाग, ये 3-4 टाइप हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी, आपको पता ही है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सब हैं। और कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती मैंने आपको बताया था, जो पश्चिम की ओर बहती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में है। भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित? 28 और 8। किन राज्यों की राजधानी एक है? वो आपको इतना तो नॉलेज होगा। आपको अगर राज्यों की राजधानी नहीं पता है तो आप एक बार पहले उसको पढ़ें अच्छे से। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? क्योंकि उत्तरी मैदानों में मैदान समतल है, सपाट है, कृषि उपजाऊ भूमि है वहाँ पे, और पानी की मात्रा अच्छी है, तो वहाँ रहने की परिस्थितियाँ अनुकूल है, इसलिए। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के दक्षिणी भाग को शिवालिक। सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। और अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह है वो कौन कौन से हैं? अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप है। और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 वर्ग किलोमीटर। और महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है। और डैश भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है कर्क रेखा। तो ये था हमारा एक छोटा सा लेसन, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिस एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारत की स्थिति और विस्तार आपकी चाहे इंडियन ज्योग्राफी लगी है चाहे नहीं लगी है, चाहे स्टैटिक जीके आती है चाहे नहीं आती है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। तो इसलिए इस लेसन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। कल करेंगे हम लास्ट लेसन, वनस्पति और वन्य जीव। वो वाला लास्ट लेसन बच जाएगा हमारा 6th क्लास का, वो कल ख़त्म हो जाएगी हमारी ज्योग्राफी 6th क्लास की। उसके बाद 7th क्लास बच जाएगी, वो कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही।